तो आज है बारी ईएमआई और एसी सर्किट की। ये अमेजिंग सा चैप्टर है, मजेदार है, पूरा चैप्टर रिवाइज करा दूंगा। लेट्स गेट स्टार्टेड विद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फर्स्ट। ठीक है, मजेदार चैप्टर है। ठीक है, हम इसमें थोड़ा सा मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म की एक दो टर्म के बारे में बात करते हैं। जो एक है हमारे पास बी यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, और दूसरा है हमारे पास फाई यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स जबकि उस चैप्टर की टर्म है, लेकिन यहां पे ज्यादा यूज होती है क्योंकि यही फ्लक्स चेंज करके ईएमएफ जनरेट करता है, और उसी ईएमएफ के बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में समझो। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? तो बी बार डॉट ए बार एरिया वेक्टर होता है ये। ठीक है, उसका वेक्टर लेना होता है सरफेस एरिया से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। नाउ तो डी फाई इज इक्वल टू बी डी ए कॉस थीटा, whatever way you want to write it, या मैं सिंपली यहां पे ऐसा लिखूं कि फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो बी ए कॉस थीटा इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड हो जाएगा। मेक श्योर कि यहां पे कॉस थीटा लिखे क्योंकि दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट है। अब ये एंगल वाला लॉजिक ऑब्वियसली अब आप इतने मैच्योर हो चुके हो कि आपको आता ही है कि ये जो एंगल है वो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड लाइन का होता है, ना कि सरफेस एरिया और मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ये एंगल नहीं लेना है, ये एंगल लेना है। समझ में आ गया कि नहीं? चलिए, अब मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है उसका यूनिट के बारे में आपको याद होना चाहिए। उसका यूनिट होता है वेबर। वेबर याद रहेगा, वेबर। ठीक है, अब आ जाओ यहां पे फैराडेस लॉ ऑफ इंडक्शन। फैराडे ने सबसे पहला लॉ ये कहा कि जब भी देयर इज अ चेंज इन फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तभी तभी देयर विल बी सम प्रोडक्शन ऑफ ईएमएफ। क्या होगा बेटा? ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। अब ध्यान से सुनना, उसने ईएमएफ बोला, उसने करंट नहीं बोला। करंट ईएमएफ की वजह से प्रोड्यूस होता है। समझ में आ गया? मतलब करंट तब फ्लो होगा जब पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट हुआ है। ऐसा नहीं कि करंट फ्लो हो रहा है इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया। कभी सोचा है, कभी ऐसा सुना है कि नदी बह रही है इसीलिए पहाड़ बन गया, या इसीलिए हम क्या बोल सकते हैं वो यार वो उसको क्या बोलते हैं, फॉल बन गया है ना, नाइग्रा फॉल या जो भी। तो वो फॉल क्रिएट हुआ क्योंकि नदी बह रही है। ऐसा नहीं होता। आपका वहां से पानी ऊपर से नीचे इसलिए गिरा क्योंकि फॉल बना हुआ था, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएटेड था, तभी फॉल गिरा, करंट गिरा। समझ में आ गया? तो याद रखना, ईएमएफ की वजह से करंट बनेगा। अल्टीमेटली हमारा ईएमएफ यहां प्रोड्यूस होगा। तो E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। एक्चुअली ये माइनस का लॉजिक जो है फैराडे भाई साहब ने नहीं दिया था। माइनस का लॉजिक दिया गया लेंस के द्वारा। लेंस ने डायरेक्शन देने का काम किया। एक्चुअली अगर ये लेंस भाई साहब ये माइनस न डालते ना, तो ये लॉ हमारे यूनिवर्स के सारे लॉ को डिफाई कर जाता। मतलब फिजिक्स को फॉलो ही नहीं कर रहा होता। समझ में आ गया? क्योंकि ये एनर्जी, फ्री एनर्जी प्रोड्यूस कर देता फिर। बट एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी जस्ट ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो ये एक ऐसा फिनोमिना है जहां पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्रिएट तो हो रही है, लेकिन वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को डिफाइन नहीं कर सकती। तो इसलिए माइनस साइन की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। अब यहां पे फाई की जगह आप जाओ तो बी ए कॉस थीटा जो डालना है डाल सकते हो, और इसमें से जो भी वेरिएबल हो उसके साथ में उसको अंदर रखो, कांस्टेंट्स को बाहर लेके डेरिवेटिव लेके अपने अपने क्वेश्चंस कर सकते हैं। कुछ डायरेक्शंस की बात मैं आपको बहुत सिंपल लॉजिक बता देता हूं भाई। अगर कोई मैग्नेट है जो नजदीक आने की कोशिश कर रहा है, नॉर्थ पोल नजदीक आएगा, तो नजदीक आता हुआ नॉर्थ पोल इज द कॉज ऑफ द चेंजिंग फ्लक्स। तो यहां ऐसा करंट बनेगा जिसकी वजह से ये नॉर्थ पोल को रिपल्शन मिले। उसको रिपल्शन मिलने के लिए ये कॉइल में ऐसा करंट बने जो यहां नॉर्थ बना दे और यहां साउथ बना दे। अब यहां नॉर्थ और वहां साउथ बनाने के लिए ऑब्वियसली ऐसा करंट फ्लो होगा। आपको कुछ नहीं, यहां नॉर्थ नजदीक जा रहा है उसका कॉज है ना, तो बनेगा यहां नॉर्थ उसको अपोज करने के लिए। यहां नॉर्थ बनेगा तो यहां से एन दिखता हुआ आपको अंदर एन बना लेना है, तो आपको पता चल जाएगा करंट का डायरेक्शन क्या है। अब जैसे यहां नॉर्थ जो है वो दूर जा रहा है, तो नॉर्थ को दूर जाते हुए देखना वो उसका कॉज है। मतलब नॉर्थ जो दूर जा रहा है वो उसका कॉज है, तो दूर जाने से वो रोकेगा। रोकेगा इसका मतलब यहां साउथ बनाएगा और यहां नॉर्थ बनाना पड़ेगा। यहां साउथ, तो यहां से एस ड्रॉ कर लो कॉइल के अंदर। जैसे आप वहां पे एस ड्रॉ कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा वो करंट का डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज। समझ में आ गया? फिर यहां पे साउथ है नजदीक जाता हुआ, नजदीक जाता हुआ साउथ इज द कॉज, उसके कॉज को अपोज करना है, तो यहां पे भी साउथ बनेगा ताकि साउथ साउथ रिपेल करे। अब अंदर एस बना दो। अब ये दूर जाता हुआ साउथ है, दूर जाते हुए साउथ को रोकना पड़ेगा, तो यहां नॉर्थ बनाएगा, तो अंदर एन बना दो। सो दिस इज द वे वी डू इट बेटा। इट्स अ सिंपल लॉजिक
लॉजिक समझ में आ गया, हाँ कि ना। तो इस तरीके से आपको कभी भी डायरेक्शंस निकालने पड़े तो याद रखिएगा। नाउ लेट्स गो फॉर द मोशनल ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ सुपर डुपर इंपॉर्टेंट स्टफ बेटा, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट। ये एक फ्रेम है, फ्रेम में ये पूरा पार्ट फिक्स्ड है। The only thing moving here is this rod. ये रॉड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रही है। इट्स एज सिंपल एज दैट। अब ये जब ऐसे मूव करेगी तब इस रॉड के अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगा। उस ईएमएफ की वैल्यू BLV के इक्वल होगी। कितनी होगी? BLV के इक्वल। और उस ईएमएफ की वजह से करंट भी इंड्यूस होगा, जिसकी वैल्यू ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस से निकाली जाएगी, रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट से। लेकिन अभी आपको ईएमएफ पता चल गया, करंट पता चल गया, तो उनका डायरेक्शन भी तो पता चलना चाहिए ना। तो कैसे निकालें? दो तरीके हैं। पहला, ये राइट हैंड रूल यूज कर लो, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। ये M, ये B, ये I। तो M इज द मोशन ऑफ अ कंडक्टर, ऐसे जा रहा है। B इज द मैग्नेटिक फील्ड, अंदर है। I इज द करंट डाउनवर्ड। तो उससे भी हमें मिल गया कि इसमें करंट डाउनवर्ड मूव कर रहा है। दूसरा तरीका क्या है वो बताता हूं। इसका वेक्टर फॉर्म देखो। वेक्टर फॉर्म ऑफ दिस ईएमएफ इज V बार क्रॉस B बार इंटू L। ये एक क्रॉस प्रोडक्ट विद डॉट प्रोडक्ट जब होता है तो इसको बोलते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। इन केस इफ यू नो, तो आपको पता होगा तो ठीक है, नहीं पता होगा तो मैंने बता दिया भाई। इसको बोलते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ये जो है तीन वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन करने का एक तरीका है। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट भी होता है जहां पे दोनों वेक्टर होता है, बट ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है। अब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में ये डॉट प्रोडक्ट से तो कोई डायरेक्शन मिलता नहीं, ये क्रॉस से मिलता है ना। तो V बार क्रॉस B बार का डायरेक्शन आपको यहां यूज करना है। V बार इधर, B बार अंदर, थंब नीचे, तो वही है आपका करंट का डायरेक्शन। समझ में आ गया? तो V बार क्रॉस B बार से भी यही आपको डायरेक्शन मिलेगा। इसका मतलब क्या है? यहां से नीचे करंट जा रहा है तो यहां पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेल होना चाहिए, और करंट यहां से ऐसे आ रहा है तो यहां नेगेटिव टर्मिनल ऑफ सेल। तो दिस रॉड विल बिकम अ सेल जिसका नेगेटिव टर्मिनल इधर है, पॉजिटिव टर्मिनल इधर है। नेगेटिव के अंदर करंट चला जाएगा ऐसे, पॉजिटिव से यहां पे करंट निकलेगा, फिर यहां से करंट ऐसा, यहां से ऐसा, यहां से ऐसा, इस तरीके से जाएगा। समझ में आ गया? तो ये याद रखिएगा, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है। कई बार आपको अगर रॉड ऐसे समझो, रॉड की वेलोसिटी ऐसी दे दी है, सो यू डोंट नीड टू टेक द एंटायर वेलोसिटी। आपको इस V का वो कंपोनेंट लेना है जो परपेंडिकुलर टू द लेंथ हो। समझ में आ गया? तो आप V cos थीटा लेके फिर यहां सब्सटीट्यूट करिएगा, इससे आपका आंसर आएगा। हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। तो आपको V cos थीटा ले लेना है विच इज परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ द लेंथ। परपेंडिकुलर मतलब लेंथ से परपेंडिकुलर वेलोसिटी लीजिए, उस वेलोसिटी के हिसाब से पूरा का पूरा कैलकुलेशन कर लीजिए। याद रखिएगा, अगर आपको कोई भी वेलोसिटी इंक्लाइंड हो, अगर मैं यहां पे बोलता कि वेलोसिटी ऐसी है, तो मैं उसका ये कंपोनेंट लेता और उसकी वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट करता। इट इज एज सिंपल एज दैट, और कोई लॉजिक नहीं है, और कुछ बड़ा उसके ऊपर लॉजिक नहीं बनता। ठीक है बेटा? चलो ना, यहां पे वही चीज बताइए कि इन केस अगर समझो वेलोसिटी सब परफेक्ट है, लेकिन जो कंडक्टर है ना वही टेढ़ा मेढ़ा है। अगर कंडक्टर टेढ़ा मेढ़ा तो उसका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में एक आप स्ट्रेट कंडक्टर कंसीडर करके उस लेंथ के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन ला दो। मतलब लेंथ वो लीजिएगा जो स्ट्रेट स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हो जाए। समझ में आ गया? इससे आपका काम आसान हो जाएगा। और अगर कभी भी क्लोज लूप आ जाए, क्लोज लूप, और वो पूरा एक साथ मूव कर रहा है, तो आपको लिखना है ईएमएफ इंड्यूस्ड इज 0। क्योंकि अगर आपका क्लोज लूप है यहां पे, तो स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक में पोटेंशियल डिफरेंस तो 0 हो गया, लेंथ भी 0 हो गई, स्टार्टिंग पॉइंट भी ये, एंडिंग पॉइंट भी ये, लेंथ भी 0 हो गई ना भाई। अगर आपने यहां से यहां तक का ऐसा कंडक्टर था तो ये आप लेंथ ले लेते, लेकिन यहां से यहां तक में ऐसा कंडक्टर है तो लेंथ 0 हो गई अल्टीमेटली। समझ में आ गया? इसीलिए बेटा, ठीक है। नाउ आ जाता है रोटेशनल ईएमएफ। रोटेशनल ईएमएफ यानी देयर इज अ रॉड मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड और रोटेटिंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड स्पेसिफिकली, उसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। ठीक है। अब आप इसमें भी E अपॉन आर कर दीजिए तो आपको करंट की वैल्यू मिल जाएगी। बाकी पावर निकालना है तो भी उसमें से आप आराम से निकाल सकते हो। फोर्स और पावर का फॉर्मूला जरूर उसमें से याद कर लेना, वो वैल्यू पुट करके, ईएमएफ की वैल्यू पुट करके, ठीक है, V इंटू वाई करके, जो भी आपको चाहिए। ठीक है। नाउ इट्स ऑन सेल्फ इंडक्टेंस। व्हाट इज सेल्फ इंडक्टेंस बेटा? अगर कोई कॉइल है, इस कॉइल में अगर वेरिंग करंट घुसता है तो वो करंट क्योंकि खुद ही अपने आप में चेंज हो रहा है, तो इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो भी चेंज होगी। वो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड
अपने ही चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड के बिहेवियर की वजह से अंदर ही अंदर एक करंट प्रोड्यूस कर देगी। कैसे, मैं आपको यहां पे वापस एक एक्सप्लेनेशन देता हूं, ध्यान से सुनना। क्या अगर आपने लास्ट चैप्टर में आपने पढ़ा है कि जब भी कोई इंडक्टर है या कोई सोलेनॉइड है स्पेसिफिकली, उसमें करंट जाएगा तो इसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी, हाँ कि ना। ये जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रही है, इस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होती है म्यू नॉट एन आई, हाँ कि ना। अब अगर यहां पे जो करंट है वही करंट चेंज हो जाएगा, तो चेंजिंग करंट चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। और हमने इस चैप्टर में पढ़ा है कि अगर कहीं पे भी चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है, जो यहां मैग्नेटिक फील्ड है वो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है, तो ऑब्वियसली उसका फ्लक्स भी चेंजिंग होगा। चेंजिंग फ्लक्स तो ईएमएफ इंड्यूस कर देता है, यानी यहां इसी कॉइल में, इसी कॉइल के करंट की वजह से ईएमएफ इंड्यूस हो गया। ये करंट उसी कॉइल का है, उसी करंट की वजह से खुद के अंदर ही एक ईएमएफ इंड्यूस हो गया। मतलब भाई मैं तो करंट देने गया था, ये करंट वहां पे देने गया, बस वो चेंजिंग करंट था ना, इसीलिए उसकी वजह से एक ईएमएफ इंड्यूस हो गया और उसकी वजह से वापस एक और करंट अंदर बन गया। समझ में आ गया। तो हमने कोई ईएमएफ दिया होगा तभी तो इधर करंट दिया, करंट बना होगा। ईएमएफ चेंज हुआ होगा तभी करंट चेंज हुआ होगा, करंट चेंज हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुई, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुई तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ। चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स में वो खुद ही प्रेजेंट, इसलिए चेंजिंग ईएमएफ, मतलब यहां पे एक ईएमएफ इंड्यूस हो गया और वो हो गया बैक ईएमएफ, जिसको मैं बैक ईएमएफ भी बोल सकता हूं। और इसी फिनोमिना को इंडक्टेंस बोलते हैं, ठीक है। तो वो खुद के ही वजह से खुद में हुआ, इसलिए सेल्फ इंडक्टेंस, तो उसको हम बोलते हैं एल, ठीक है। तो चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, और प्रोपोर्शनल हटा दोगे तो इक्वल टू एन एल आ जाएगा। एल जो है वो क्या है बेटा, एल क्या है, कम ऑन, एल इज सेल्फ इंडक्टेंस का कोएफिशिएंट। तो एल की वैल्यू क्या होगी, यहां लिखी हुई है, एल इज इक्वल टू एन फाई बाई आई। बट सेल्फ इंडक्टेंस डज नॉट डिपेंड ऑन चेंजिंग फ्लक्स और अपॉन करंट। लोग करंट पे भी नहीं डिपेंड करता, वो फ्लक्स पे भी डिपेंड करता, वो कॉइल की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है, जिसका फॉर्मूला आपको यहां पे आगे बताऊंगा। लेकिन एल जो है उसका यूनिट देखो वेबर पर एम्पियर होता है, या फिर जूल अपॉन एरिया स्क्वायर, या सिंपली आप सेल्फ इंडक्टेंस को हेनरी यूनिट से ले सकते हो, ये भी उसका ऐसा यूनिट है। और एल जो है वो ना तो फ्लक्स पे डिपेंड करता है, ना तो वो डिपेंड करता है करंट पे, डिपेंड्स ऑन ज्योमेट्री ऑफ द लूप एंड मीडियम जिसमें वो रखा हुआ है। अब यहां पे आपको मैंने उसका फॉर्मूला भी बता देता हूं। ये एक फॉर्मूला कैपिटल एन के टर्म्स में है और दूसरा फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं स्मॉल एन के टर्म्स में। एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू म्यू रिलेटिव। म्यू नॉट इंटू म्यू रिलेटिव की जगह सीधा म्यू भी लिख सकते हो, आपकी इच्छा है, ठीक है बेटा। फिर आप यहां पे एन स्क्वेयर इंटू एल इंटू ए ऐसा लिखते हैं फॉर्मूला। और जब आप यहां पे म्यू नॉट इंटू म्यू आर को म्यू लिखते हैं तो भी एन स्क्वेयर एल ए ये लिखते हैं। ये लेंथ ऑफ द कंडक्टर एरिया ऑफ अ कॉइल है, ये क्या हो गया एन स्क्वेयर, और ये है म्यू। अब आप इसको जब चाहो तो यू कैन कन्वर्ट इट, स्मॉल एन जो होता है वो नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन लेंथ होता है, ठीक है। तो स्मॉल एन की जगह नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन लेंथ, तो कैपिटल एन स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर आ जाएगा। तो एक एल कैंसिल हो गया, तो दूसरा फॉर्मूला बच गया म्यू एन स्क्वायर अपॉन एल इंटू ए। समझ में आया क्या, हाँ कि ना, समझ में आया। नो आयरन or similar material is inserted, then the value of the self inductance depends only on the geometrical factors। अगर अंदर मटेरियल घुसा दोगे तो उस पर भी डिपेंड करेगा, लेकिन कुछ नहीं घुसा है तो ये सिर्फ जियोमेट्रिकल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जो म्यू नॉट बन जाएगा ना ये अंदर बाय डिफॉल्ट। समझ में आ गया। अब आ जाओ यहाँ पे, ईएमएफ कितना इंड्यूस करता है, कोई भी जो इंडक्टर होता है वो ईएमएफ भी इंड्यूस करता है, तो उसका फॉर्मूला है माइनस एल डी आई बाई डी टी। यही म्यूचुअल इंडक्टेंस में सब कुछ रिपीट होने वाला है थोड़ी देर बाद में। तो ये माइनस एल डी आई बाई डी टी जो फॉर्मूला है वो है ईएमएफ अक्रॉस द इंडक्टर, माइनस साइन ऑब्वियसली फ्रॉम लेंज लॉ आपको बताया है ना। तो बहुत सिंपल सा है। अब इंडक्टर जो होते हैं, अगर उसमें करंट इंक्रीजिंग दे दिया मैंने, चेंजिंग करंट है बट करंट इंक्रीजिंग है, अगर करंट इंक्रीजिंग है
तो उसमें इंड्यूस ईएमएफ इस तरह से जनरेट होगा, जहां से करंट जा रहा है वहां पहले पॉजिटिव और जहां से निकल रहा है वहां नेगेटिव टर्मिनल। अगर करंट डिक्रीजिंग वाला मैंने अंदर दे दिया है तो इसका सिंपल सा मतलब है कि जहां से करंट जा रहा है वहां नेगेटिव टर्मिनल होगा, जहां से करंट निकल रहा है वहां पॉजिटिव टर्मिनल होगा। और इसका सिंपल सा रीजन यहां पे लिखा हुआ है कि भाई di/dt ग्रेटर देन जीरो। आपको पता है ना वो वाला ग्राफ क्या बोलता है इक्विलिब्रियम वाला, कि भाई यहां से मैक्सिमम आने वाली मिनिमम आने वाली वो डेरिवेटिव लेके पता करता है। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो आ जाएगा तो आपको यहां से दिख जाएगा। और यही di/dt की ही वैल्यू से आप ईएमएफ लिखते हो ना, E = L di/dt, तो उससे हमने पता किया और कुछ नहीं। एक्चुअली ये इतना, ये जो यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस हुआ उसकी वैल्यू कितनी, तो -L di/dt। यहाँ जो इंड्यूस ईएमएफ हुआ है उसकी वैल्यू कितनी, तो -L di/dt, याद रख लीजिएगा। बट जब करंट इंक्रीजिंग हो तो जहां से करंट जा रहा है वहां पॉजिटिव टर्मिनल, जब करंट डिक्रीजिंग हो तो जहां से करंट जा रहा है वहां नेगेटिव टर्मिनल, याद रहेगा। अब इंडक्टर्स इन सीरीज एंड पैरेलल, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट क्वेश्चन, बट यू शुड बी नोइंग इट, क्योंकि नीड दे रहे हो, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट। तो जब दो इंडक्टर सीरीज में होता है तो सिंपल उनका इंडक्टेंस जो है वो ऐड हो जाता है और कुछ यहां पे डिफिकल्ट नहीं है। जब दो इंडक्टर्स पैरेलल में होते हैं तो रेजिस्टर जैसे 1/L = 1/L1 + 1/L2 हो जाता है, जिसको आप दो के लिए सिंप्लीफाई करके L1L2/L1 + L2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, कोई इसमें डिफिकल्टी है नहीं है। अब आ जाते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर। एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर का फॉर्मूला ½LI², जो मैं ऑलरेडी पिछले चैप्टर में भी करा चुका हूं, यहां पे भी वापस बता चुका हूं। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पे सारे फॉर्मूला जो आप अलग अलग तरीके से लिख सकते हो यहाँ पे दे दिए। U ½ Li², इसी को रीअरेंज करके ये लिख सकते हो। और अगर मैंने वॉल्यूम नीचे ले लिया तो पोटेंशियल एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, यानी ये हो जाता है एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी, मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी ऑफ द इंडक्टर इज B²/2μ0, जिसको आप यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये एनर्जी डेंसिटी है। क्या है ये? एनर्जी डेंसिटी। कूल है, दिस इज द एनर्जी डेंसिटी, याद रखना। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस में कुछ नहीं, दो कॉइल होती है, एक कॉइल थोड़ी बड़ी होगी, उसके अंदर हो सकती है दूसरी कॉइल, कई तरीके से उसकी कपलिंग की जा सकती है, बट दिस इज वन ऑफ द वे। तो वो दोनों कॉइल में अगर एक में करंट पास करोगे तो उसकी चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में, मतलब अगर समझो मैंने येलो कॉइल में करंट पास किया और वो करंट चेंज हो रहा है, तो उस येलो कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनी, वो भी चेंज हो रही है, और उस चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में सेकंड कॉइल प्रेजेंट है, तो सेकंड कॉइल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा और उसकी वजह से सेकंड कॉइल में करंट बन जाएगा। समझ में आ गया? तो ये म्यूचुअल इंडक्टेंस है। म्यूचुअल कितना हो सकता है वो एक फैक्टर होता है, उस पर भी डिपेंड करता है, लेकिन वो फैक्टर अभी हमें इतना है नहीं, यहाँ पे कपलिंग कहते हैं उसको। बट हाँ, अभी के लिए आप यहाँ पे देखोगे तो सेकेंड वाली कॉइल में जो भी फ्लक्स का चेंज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फर्स्ट वाली कॉइल के करंट से। ठीक है, तो फर्स्ट वाली कॉइल में कितना करंट इंड्यूस हुआ वो सेकंड की कॉइल के फ्लक्स के ऊपर डिपेंड करता है। समझ में आया? इस तरीके से। बाकी आपको एम फर्स्ट कॉइल की वजह से सेकंड में, सेकंड कॉइल की वजह से फ्लक्स फर्स्ट में, दोनों में म्यूचुअल इंडक्टेंस सेम ही होता है। मतलब आप M12 लिखना चाहो या M21 लिखना चाहो, दोनों की वैल्यू M ही लिखो। मैं तो बोल रहा हूं कंफ्यूजन खुद में क्रिएट करो ही मत। जहां जहां हमने L पढ़ा ना इसके पहले, वहां वहां M मान लो, इससे बहुत आसानी हो जाएगी। म्यूचुअल इंडक्टेंस इज N। अगर आपको यहां पे चाहिए तो N2 जो नंबर ऑफ टर्न्स जिसके लोगे उसी का फ्लक्स लीजिए और यहां पे करंट अपोजिट वाले का ले लीजिए। ठीक है, इस तरह से N1 भी आप ले सकते हो। इट्स अप टू यू बेटा। ठीक है, अब यहां पे आ जाओ। ये सारे की सारी चीजें जो मैंने, देखो M और L का यूनिट सेम होता है, वो किस पे डिपेंड करता है? N1 N2 पे। कैसे? हमने थोड़ी देर पहले ही एक फॉर्मूला पढ़ा था, L = म्यू, जिसमें μ0 × μr भी लिखा जा सकता है। और यहां पे आप लिखते थे ना N²LA, तो आप N² को N1 × N2 लिख लेते हैं यहाँ पे, और कुछ नहीं। और एरिया जो है वो किसकी कॉइल का? फर्स्ट कॉइल का। ठीक है, तो आप यहाँ पे और कुछ नहीं करते, μ0 × μr। देखो यहाँ पे म्यू को ही μ0 × μr लिखा, N1 × N2 कर देते हैं, यहाँ पे N² कर देते थे, क्योंकि दोनों कॉइल में एक ही कॉइल थी, उसी के नंबर ऑफ टर्न्स N/L एक ही होता था। यहाँ पे दो नंबर ऑफ टर्न्स N1 N2, तो उसी का फॉर्मूला मैंने लिख लिया है, कुछ अलग है ही नहीं इसमें। समझ में आ गया? तो सेम फॉर्मूला गेट्स रिपीटेड, जस्ट नंबर ऑफ टर्न्स अलग अलग तरीके से आप मेंशन करते हैं। अब एसी जनरेटर की बात कर ले। एसी जनरेटर में क्या होता है बेटा? आप एक कॉइल को रखते हैं दो बार मैग्नेट के बीच में, उस कॉइल को कोई भी तरीके से रोटेट कर लो। तो रोटेटिंग कॉइल जो हमने इसके पहले पढ़ा
कि वो अपने ही अंदर ईएमएफ इंड्यूस कर लेगी रोटेटिंग कॉइल। तो ये रोटेटिंग कॉइल अपने अंदर ईएमएफ इंड्यूस करेगी क्योंकि वो अभी इस मैग्नेटिक फील्ड में प्रेजेंट है और उसका एरिया जो है वो अमाउंट ऑफ एरिया चेंज हो रहा है। एरिया कैसे चेंज हो रहा है? जस्ट बिकॉज ये एंगल चेंज हो रहा है। तो आपको यहां पे पता है कि ईएमएफ की वैल्यू जो है वो डिपेंड करती है फ्लक्स पे, तो डी फाई बाई डी टी पे होता है ना। और यहाँ पे फ्लक्स जो है वो वेरी कर रहा है बी ए कॉस थीटा से। तो यहाँ कॉस थीटा जो वैल्यू है ना वो वेरी कर रही है। तो बी ए बाहर आ जाएगा, कॉस थीटा अंदर ही रहेगा, डेरिवेटिव ऑफ कॉस थीटा साइन दे देगा। तो E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ऐसा एक इक्वेशन बन जाएगा। इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। ये है इक्वेशन ऑफ ईएमएफ ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। अब ये कैसे हुआ? क्योंकि अंदर जो कॉइल है वो आपने रोटेट करवाई। कैसे रोटेट कराई? आप यहाँ पे पवन चक्की लगा दो, विंड मिल लगा दो, उसकी वजह से रोटेट करा दो। आप यहाँ पे पानी का फोर्स गिरा हो तो आपने डैम में जैसे होता है उस तरीके से इसको रोटेट कराया। आपने कोई केरोसिन फ्यूल देके वहां पे इंजन लगा के इसको रोटेट किया, एनी विच वेज यू रोटेटेड, ये अपने अंदर करंट जनरेट करेगा। जस्ट बिकॉज वो कॉइल आप मैन्युअली रोटेट कर रहे हो तो अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन जाएगी। समझ में आ गया? ये जनरेटर का काम होता है। बाकी अलग अलग स्टेजेस में उसके रोटेशन है, यू डोंट नीड इट दैट मच, बट हाँ मैंने दे दिए हैं। बाकी यहाँ पे वो डेरिवेशन पूरी की पूरी दिखाई है, यू डोंट नीड इट एक्चुअली, मैंने आपको बता तो दिया है। इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ये प्लस फाई क्या है? इट डज नॉट नेसेसरीली नीड टू स्टार्ट फ्रॉम द जीरो, तो इसीलिए वहां पे मैंने दे दिया। ठीक है, अब उसी इक्वेशन से हमारा शुरू होता है ऑल्टरनेटिंग करंट। लेकिन इस इक्वेशन को पहले समझ लो, ये है इंस्टेंटेनियस वैल्यू और ये है उसकी पीक वैल्यू। पीक वैल्यू मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ, ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट। कोई भी इंस्टेंट पे आपको करंट चाहिए तो इसमें टाइम की वैल्यू रख दो, आपको करंट उस टाइम पे मिल जाएगा। अब यहाँ पे ये हो गया पीक वैल्यू ऑफ करंट, ये हो गया फंक्शन। ये क्या है बेटा? फंक्शन है। फंक्शन बताता है कैसे वेरिएशन हो रहा है। ये पूरा ब्रैकेट जो है वो फेज है। फेज में जहां पे टाइम वेरिएबल है वो वाली टर्म एक्चुअल रियल टाइम फेज है, और जो प्लस के बाद में कांस्टेंट टर्म्स होती है इनको बोलते हैं एपॉक। एपॉक बोलो, लेकिन इस चैप्टर में स्पेसिफिकली उसको इनिशियल फेज बोला जाएगा कि स्टार्टिंग फेज क्या है। समझ में आ गया? अब आ जाते हैं एसी सर्किट्स चैप्टर पे। पहले ऑल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट के बीच में डिफरेंस समझ लेते हैं। ये कई बार पूछा जाएगा अलग अलग टर्म्स में। ऑल दी एसी मीटर्स रीड आरएमएस वैल्यूज। आरएमएस वैल्यू एक तरीके की एवरेज आउट वैल्यू है ऑल्टरनेटिंग सप्लाई की। ऑल्टरनेटिंग सप्लाई की एक तरीके की एवरेज वैल्यू। ये एग्जैक्ट एवरेज तो इसका जीरो हो जाएगा, लेकिन हम लेते हैं अलग तरीके का आरएमएस, रूट मीन स्क्वायर, जो एवरेज की तरह हम ट्रीट कर रहे हैं। ठीक है, और डीसी मेजरमेंट जो है वो आपको देगा एवरेज वैल्यू ऑफ द करंट, क्योंकि डीसी में भी कभी कभी फ्लक्चुएशंस हो सकते हैं, उसका एवरेज आउट करके दे देगा आपको। ऑल द एसी मीटर्स आर बेस्ड ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट एंड डीसी मीटर्स आर बेस्ड ऑन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द करंट। समझ में आ गया? और यहाँ पे डिफ्लेक्शन जो होगा वो करंट के स्क्वायर पे डिपेंड करेगा, यहाँ पे डिफ्लेक्शन डायरेक्टली करंट पे डिपेंड करता है। इसीलिए डीसी जो एमीटर होते हैं वो लीनियर स्केल पे बनते हैं, मतलब इक्वल डिस्टेंस पे सारे नंबर्स लगे होंगे। हमारी जो नॉर्मल स्केल होती है जो लेंथ नापने की, उसमें देखो इक्वल डिस्टेंस पे सारे नंबर्स लगे हुए, लेकिन इसमें जो हमारा एसी मेजरमेंट का एमीटर है उसमें इक्वल डिस्टेंस पे मेजरमेंट नहीं ले पाएंगे, क्योंकि वो नॉन लीनियर स्केल पे देगा आपको, क्योंकि स्क्वायर टाइम्स वो प्रोपोर्शनलिटी है एंगल के। समझ में आ गया? आपने एक गैल्वेनोमीटर पढ़ा था, गैल्वेनोमीटर में आपने देखा था कि करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब आपका डिफ्लेक्शन से। डिफ्लेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, गैल्वेनोमीटर का कॉन्सेप्ट है। लेकिन वो अगर होगा तो लीनियर स्केल पे आप कर लोगे ना। एसी सर्किट में आप गैल्वेनोमीटर से एसी मेजर करने जाओ, वो लीनियर स्केल काम नहीं करेगी। समझ में आ गया? ये नहीं चलता यहाँ पे। फिर कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे कि डीसी सप्लाई जो है वो पूरे के पूरे वायर के अंदर से जाता है, पूरे के पूरे वायर के अंदर में से घुस के जाता है। लेकिन ऑल्टरनेटिंग सप्लाई जो है वो सिर्फ और सिर्फ सरफेस से फ्लो करता है। इसीलिए एसी सप्लाई स्किन इफेक्ट दिखाता है। स्किन इफेक्ट यानी कि आपको सरफेस पे ही करंट फ्लो करता हुआ मिलेगा, अंदर तक करंट नहीं फ्लो करता है। और एसी इज मोर डेंजरस देन डीसी। उसका रीजन ये है कि अगर मैं डीसी में 220 लिखूंगा तो एग्जैक्ट 220 वोल्ट ही है, लेकिन एसी में 220 वोल्ट लिख रहा हूं तो ये 220 वोल्ट आरएमएस वैल्यू हो गई। जो पीक वैल्यू देगा वो
वो होगी 311 वोल्ट। तो एक्चुअली 220 वोल्ट के 311 का झटका लगेगा आपको, इसीलिए एसी इज मोर डेंजरस देन डीसी। समझ में आ गया? अलग अलग तरीके की आरएमएस वैल्यूज निकालने का लॉजिक यहां पे मैं आपको बता देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। हमारा जो नॉर्मल वेव होता है उसका आरएमएस वैल्यू आई नॉट अपॉन रूट 2 होता है, एवरेज वैल्यू 2 पाई इंटू आई नॉट, 2 पाई इंटू आई नॉट होता है, और उसका फॉर्म फैक्टर काम नहीं आएगा। आरएमएस वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू का फॉर्मूला फॉर्म फैक्टर होता है, पीक फैक्टर यानी पीक वैल्यू अपॉन आरएमएस वैल्यू। तो पीक फैक्टर यही होता है रूट 2। समझ में आ गया? हाफ वेव रेक्टिफाइड अगर हमारी वेव है ऐसी वाली, तो उसकी आरएमएस वैल्यू जो होती है वो आई नॉट अपॉन 2 होती है, और उसकी एवरेज वैल्यू आई नॉट अपॉन पाई होती है। ये 2 टाइम्स आई नॉट अपॉन पाई है, तो ये 1 टाइम आई नॉट अपॉन पाई है। और यहाँ पे फॉर्म फैक्टर इन दोनों का रेशियो ले लो, बट ये काम नहीं आएगा, आपको पीक फैक्टर काम आएगा। पीक फैक्टर इज 2। समझ में आया? फिर यहां आ जाओ, तो आपने हाफ फुल वेव रेक्टिफाइड वेव हमारी, आपने पता है कि ये दोनों की दोनों डीसी है, क्योंकि नेगेटिव क्वाड्रेंट में जाए वही एसी होती है, दोनों की दोनों डीसी है, और इसकी आरएमएस वैल्यू सेम ही है, क्योंकि ये वेव जो है एक नेचर से तो सेम ही है ना, इसलिए आरएमएस वैल्यू आई नॉट अपॉन रूट 2, पीक वैल्यू जो है एवरेज वैल्यू जो है वो सेम है, और यहाँ पे फॉर्म फैक्टर और ये सब कुछ सेम है, सेम बन रहा है हमारे साइनोसॉइडल वेव से। स्क्वायर वेव अगर हो जाएगी तो आरएमएस वैल्यू आई नॉट हो जाएगी, पीक वैल्यू और आरएमएस वैल्यू सेम ही है, क्योंकि ये और ये बीच में तो कोई वैल्यू बनी नहीं रही है, तो इसके अलावा इसका जो फॉर्म फैक्टर और पीक फैक्टर वो भी 1 रहेगा। ठीक है बेटा? अब आ जाओ यहाँ पे, एक फॉर्मूला आपको बताना चाहता हूं, जिस फॉर्मूले से हम ये आरएमएस आरएमएस निकालते हैं उसका फॉर्मूला बताना चाहता हूं। तो अगर आपको कभी भी एवरेज वैल्यू निकालनी है, आरएमएस वैल्यू निकालनी है, तो वो इंटीग्रेशन होता है दोनों साइड, ऊपर स्क्वायर फंक्शन के स्क्वायर का इंटीग्रेशन डिवाइडेड बाय टोटल टाइम का इंटीग्रेशन, ये आरएमएस वैल्यू देता है। एवरेज वैल्यू निकालने के लिए ऊपर फंक्शन का इंटीग्रेशन, नीचे टाइम का इंटीग्रेशन। यहां पे स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर होता तो आप एवरेज निकाल लेते, मतलब रूट ऑफ स्क्वायर। ठीक है? तो आरएमएस निकाल लेते, इसीलिए यहां पे बस एक बताया कि एवरेज ओवर अ साइकिल लिया जाता है, और साइन का एवरेज ओवर अ साइकिल 0 होता है, याद रखना, आपको मोस्ट ऑफ द टाइम ये काम आएगा। ठीक है? फिर आ जाते हैं हम प्योर एसी, प्योर डीसी, ये सब कुछ, रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, बढ़िया कॉन्सेप्ट है, साथ में कंपैरिजन से सिखा देता हूं, ध्यान से सुन लो। प्योर रजिस्टर, प्योर इंडक्टर, प्योर कैपेसिटर, समझने के पहले रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर को एक बात ध्यान से सुनो। रजिस्टर जो होते हैं उनका रेजिस्टेंस V बाय I लिखते हैं ओहम्स लॉ से, ना रेजिस्टेंस वोल्टेज और करंट पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है रेजिस्टिविटी, लेंथ और एरिया पे, और टेम्परेचर बाय डिफॉल्ट। इंडक्टर का इंडक्टेंस होता है L, L जो होता है वो N फाइ बाय I पे डिपेंड करता है। नहीं, इंडक्टेंस का फॉर्मूला N फाइ बाय I जरूर है, लेकिन वो डिपेंड करता है म्यू नॉट N स्क्वायर L इंटू A से। समझ में आ गया? कैपेसिटर तो कैपेसिटेंस देता है, कैपेसिटेंस जो है इट्स एन एबिलिटी टू स्टोर द चार्ज, और इलेक्ट्रिक फील्ड, इंडक्टेंस इज एबिलिटी टू स्टोर द मैग्नेटिक फील्ड, रेजिस्टेंस इज एबिलिटी टू रेजिस्ट द करंट, अपोज द करंट। तो C इज इक्वल टू चार्ज अपॉन वॉल्यूम, और चार्ज अपॉन पोटेंशियल या वोल्टेज, और ये ना चार्ज पे डिपेंड करता है कैपेसिटेंस, ना वोल्टेज पे, डिपेंड्स ऑन K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। यूनिट क्या है रेजिस्टेंस का? ओहम, इंडक्टेंस का हेनरी, कैपेसिटेंस का फैराड। रेजिस्टेंस इन सीरीज पैरेलल आपको पता ही है, फॉर्मूला जो चलता है वही इंडक्टेंस में चलता है, कैपेसिटर में उल्टे फॉर्मूले चलते हैं। आपको ये सारा चीज पता चल गया। अब प्योर रेजिस्टिव, प्योर कैपेसिटिव, प्योर इंडक्टिव, ध्यान से सुनना, ये सारे एक तरीके से आपको मैंने बताया, उसी का दूसरा वेरिएशन मैं आपको यहाँ पे दूसरे तरीके से बता रहा हूं। हम पहले रेड कलर वाले तरीके से समझेंगे, फिर मैं आपको ये ब्लू कलर वाले फॉर्मूले, पर्पल कलर वाले फॉर्मूले समझा दूंगा। ठीक है? तो ध्यान से शुरू करते हैं। चलो यहां पे देखो, ये प्योर रेजिस्टिव सर्किट है, ईएमएफ दिया, करंट मिला, ईएमएफ दोगे ई नॉट साइन ओमेगा टी, तो करंट मिलेगा I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। दोनों फेज में सेम है करंट और ईएमएफ, इसका मतलब करंट एंड ईएमएफ आर इन सेम फेज, फेज डिफरेंस हो गया 0। तो ईएमएफ और करंट सेम लाइन ऑफ एक्शन पे मिलेंगे, मतलब सेम ये हम फेजर डायग्राम बना देना तो सेम लाइन पे मिलते हैं करंट और ईएमएफ। इंडक्टर की बात करते हैं, प्योर इंडक्टर। प्योर इंडक्टर में क्या होता है? अच्छा एक सेकंड, यहां पे आने के पहले इसको थोड़ा सा कंप्लीट करते हैं। ये रेजिस्टेंस जो है, मतलब रेजिस्टर के पास तो रेजिस्टेंस होता है वो यूनिट ओहम, और वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता। आप यहाँ पे ओहम से लगा सकते हो, पीक वैल्यूज के साथ में ई नॉट इज इक्वल टू आई नॉट इंटू आर, आरएमएस वैल्यूज के साथ में भी दोनों आरएमएस होनी चाहिए, दोनों पीक होनी चाहिए, तो आप फॉर्मूला लगा सकते हो। कॉस फाई जो होता है वो होता है R बाई जेड,
यहाँ पे सिर्फ रेजिस्टेंस ही है तो ऊपर तो आर, जेड भी टोटल रेजिस्टेंस ही है, जेड मतलब पूरा का पूरा इंपीडेंस जिसमें सारे के सारे एलिमेंट्स का रेजिस्टेंस लिया जाता है, मतलब वो तो आर ही है, यहाँ पे एक ही है, आर अपॉन आर, इसलिए 1 हो जाता है। बाद में ये पावर फैक्टर के बारे में थोड़ा और डिटेल बताऊंगा। अब आ जाते हैं इंडक्टर, प्योर इंडक्टर सर्किट, ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, है ना, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। हमने ये ईएमएफ दिया, पोटेंशियल अरे करंट मिल गया हमारा, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। हमने जो ईएमएफ दिया उससे माइनस पाई बाई टू में करंट का फेज है, यानी ईएमएफ से करंट पीछे है, कितना, माइनस 90 डिग्री, मतलब पाई बाई टू से पीछे है, तो करंट लैग कर रहा है, ईएमएफ लीड कर रहा है पाई बाई टू से। फेज एंगल कितना है, पाई बाई टू। तो ये है ईएमएफ, ये है करंट, आप देखो यहां पे ध्यान से, पाई बाई टू। फिर अगर आप इसी को दूसरे वर्जन में पढ़ना चाहते हो तो ये है, आपने यहां पे कर ईएमएफ दिया, करंट निकाला, तो ईएमएफ आगे निकला, करंट पीछे पता चला, करंट पता चला पीछे है। अब दूसरा तरीका कई सारी बुक्स में ये होता है कि करंट आप देते हैं यहां पे और ईएमएफ डिराइव करते हैं, कई बुक्स में ये है। तो यहां पे करंट दोगे I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो ईएमएफ डिराइव करने पे आता है साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। अब देखो तो सेम ही लॉजिक है भाई, इधर ओमेगा टी तो ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, अगर मैं इधर ओमेगा टी कर दूंगा तो ऊपर ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू करना पड़ेगा। अभी भी ईएमएफ पाई बाई टू से आगे ही है। आप यहां पे बोलोगे कि करंट पाई बाई टू से पीछे है, तो यहां बोल रहे हो कि ईएमएफ पाई बाई टू से आगे है। अरे आप ऐसे नहीं तो ऐसे कान पकड़ रहे हो, लेकिन पकड़ तो सेम ही कान रहे हो, समझ में आ गया कि नहीं। तो ये करंट जो है लैग कर रहा है। अब देखो इन दोनों के कंपैरिजन में भी करंट पीछे है, इन दोनों में भी देखोगे तो करंट पीछे है, कितने से पीछे है, पाई बाई टू से ही पीछे है। तो आप इसको बनाने जाओगे तो ईएमएफ इधर बनाओगे, करंट को माइनस पाई बाई टू पे बना दोगे। इसको बनाने जाओगे तो यहाँ पे देखो ओमेगा टी जहां होता है वो एक्स एक्सिस पे, यहाँ करंट एक्स एक्सिस बनाया तो इधर पाई बाई टू प्लस करके ईएमएफ बना देंगे, ऐसा समझ में आ गया। दोनों फेजर डायग्राम सही है, दोनों इक्वेशन के वेरिएशन भी सही है। इट्स अप टू यू कि आप ऐसे कान पकड़ना चाहते हो कि ऐसे पकड़ना चाहते हो, ठीक है। कई बार ऐसे आपको जरूरत पड़ जाएगी, इसमें तो दोनों सेम ही, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ा। अब आ जाओ यहाँ पे, आप इनमें कंपेयर करो, ई नॉट और आई नॉट, इसको आप इक्वेशन में लिख सकते हो। तो ई नॉट और आई नॉट को जब आप साथ में लिखने जाओगे तो ई नॉट इज इक्वल टू आई नॉट इंटू एक्स एल। यहां पे रेजिस्टेंस जो है वो एक्सएल होता है, रेजिस्टेंस यहां पे आर था ना, यहां रेजिस्टेंस एक्सएल, बट आप इसको अगर रेजिस्टेंस ही बोलना होता तो आर से रिप्रेजेंट करते, इसको बुलाओगे आप इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टर का रेजिस्टेंस मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस, समझ में आ गया। ये जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है उसका फॉर्मूला हो गया 2 पाई एफ एल, उसका यूनिट अभी भी ओहम ही है, क्योंकि इट्स अ काइंड ऑफ रेजिस्टेंस ओनली, रेजिस्टेंस जैसा ही ये प्रॉपर्टी है, बट दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफ इंडक्टर। इंडक्टर का मेन प्रॉपर्टी इज इंडक्टेंस, बट एवरी मटेरियल इन द वर्ल्ड हैज सम रेजिस्टेंस, तो उसका रेजिस्टेंस इज रिएक्टेंस। और अगर आप यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जीरो कर दोगे तो एक्सएल की वैल्यू जीरो हो जाएगी, यानी डीसी सप्लाई जो होता है उसमें फ्रीक्वेंसी जीरो होती है। तो डीसी सप्लाई में इंडक्टर बिहेव्स लाइक अ शॉर्ट सर्किट, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस जीरो हो जाता है, समझ में आ गया। बाकी आप यहाँ पे ओहम्स लगाओ, E इज इक्वल टू आई आर, आर जो है यहाँ पे एक्सएल है, तो ई नॉट इज इक्वल टू आई नॉट इंटू एक्सएल, दोनों आरएमएस ले लो, ई आरएमएस इज इक्वल टू आरएमएस इंटू एक्सएल। अब पावर फैक्टर की वैल्यू लोगे तो आर अपॉन जेड होता है पावर फैक्टर, cos थीटा cos फाई इज इक्वल टू आर बाई जेड, इधर तो आर है ही नहीं, इसलिए ऊपर न्यूमरेटर जीरो, तो cos फाई इज इक्वल टू जीरो हो गया। अब आ जाए कैपेसिटर में, कैपेसिटर की बात करते हैं तो E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। अगर आप ईएमएफ लेते हैं रेफरेंस और उसमें से करंट डिराइव करते हैं तो करंट आएगा ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, यानी ईएमएफ से करंट पाई बाई टू प्लस में है, आगे है, ये करंट लीड कर रहा है, ईएमएफ लैग कर रहा है पाई बाई टू से। आप इसी चीज को देखा तो आपने ईएमएफ लिया एक्स एक्सिस पे क्योंकि वो रेफरेंस है, करंट आ गया प्लस पाई बाई टू पे। अब उल्टा देखोगे, आपने यहाँ पे करंट रेफरेंस लिया आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, अब आपने उसमें से ईएमएफ डिराइव किया तो ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, समझ में आ गया। आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, उससे डिराइव करोगे ईएमएफ तो ईएमएफ निकलेगा माइनस पाई बाई टू। दोनों केसेस सेम ही है, करंट यहाँ पे ईएमएफ पीछे है ना, तो ईएमएफ से करंट आगे निकला, तो यहाँ पे करंट देखा तो ईएमएफ पीछे निकला। अरे यहाँ पे करंट पाई बाई टू से आगे बोलो या ईएमएफ पाई बाई टू से पीछे बोलो, एक ही तो बोल रहे हो आप अभी भी। तो पाई बाई टू का फेज डिफरेंस है, यहाँ पे करंट जो है वो रेफरेंस है और उससे ईएमएफ पाई बाई टू से पीछे, यही चीज है, बस आपने ऐसे बनाई है। यहाँ पे सेम ही चीज थी, बस आपने ऐसे बनाई थी, समझ में आ गया। अब जो ये कैपेसिटर है उसकी मेन प्रॉपर्टी कैपेसिटेंस है, लेकिन उसका रेजिस्टेंस को हम कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है 1/2 पाई एफ सी। आप f की वैल्यू जीरो डालो, मतलब डीसी सप्लाई में हो f की वैल्यू जीरो, 1/0 इंफिनिटी, तो xc बिकम्स जीरो।
XC becomes 1/0 which is infinity। तो ये आपका सर्किट ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है, which is very obvious। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ले लो तो बीच में तो इंसुलेटर होता है ना, it will behave like an open circuit if you are not giving AC supply। तो कैपेसिटर इन डीसी सप्लाई बिहेव्स लाइक एन ओपन सर्किट। तो यहां पे सेम लॉजिक चलता है ओहम्स लॉ वाला, ई नॉट इज इक्वल टू आई नॉट इंटू रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस यहाँ कैपेसिटर का विच इज एक्सी, या आरएमएस वैल्यू के साथ ले लो। पावर फैक्टर तो वही लॉजिक है कि cos थीटा इज cos फाई इज इक्वल टू आर बाय जेड, आर है ही नहीं तो जीरो हो गया ना न्यूमरेटर, उसी लिए बेटा। अब आ जाओ आरएलसी सर्किट। दो तरीके के वेरिएशन समझाने हैं मुझे आपको इसमें, पहले आरएल से समझाता हूं, उसके बाद रेजोनेंस करेंगे और उसके बाद में हम पढ़ेंगे हमारा ट्रांसफॉर्मर एंड देन वी आर डन विद दिस ब्यूटीफुल अमेजिंग चैप्टर बेटा। ठीक है, आई थिंक इट टुक मी ओहो हाफ एन आवर, चलो कोई बात नहीं। पावर, ये आरएलसी सर्किट जो होता है रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर सीरीज में होता है। ठीक है, यही चीज के लिए मैंने आपको ये दूसरा वेरिएशन सिखाया कि करंट लो रेफरेंस, करंट लो रेफरेंस, करंट लो रेफरेंस और उससे ईएमएफ 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 निकालो। क्या फायदा है पता है इसका? क्योंकि सीरीज कनेक्शन में करंट सेम फ्लो करता है, तो यहां डेरिवेशन करवाने के लिए सेम करंट मेंटेन रख के फिर ईएमएफ देखना पड़ता है। तो आप देखो यहां पे कि करंट जहां वही ईएमएफ, करंट जहां उससे इस तरफ ईएमएफ, करंट जहां उससे नीचे ईएमएफ, तो वो डायग्राम्स लेके करंट जहां वही ईएमएफ है ना, मतलब यहां पे करंट जहां उसके ऊपर ईएमएफ, करंट जहां उसके नीचे ईएमएफ, तो आपको वो दो तीनों डायग्राम को मर्ज करना पड़ता है। समझ गए? आपको तीनों डायग्राम लिटरली मर्ज करने पड़ते हैं। मैं आपको यहां पे बताता हूं कि कैसे उनको मर्ज किया जाता है, तो आपको शायद क्लियरली समझ जाएगा। अब ये देखिए आप, ठीक है, तो यहां पे प्योर रेजिस्टिव सर्किट जो होता है, प्योर रेजिस्टिव, यहां करंट है, यहीं पे ईएमएफ है रेजिस्टर का, यहां करंट है, पोटेंशियल का जो ईएमएफ अक्रॉस इंडक्टर है वो ऊपर है, यहां करंट है, ईएमएफ अक्रॉस कैपेसिटर नीचे है। समझ में आ गया? और रेजिस्ट ईएमएफ अक्रॉस रेजिस्टर इधर है। अब इन तीनों का एवरेज आउट करने के लिए इन दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। ऊपर नीचे है तो सब्ट्रैक्शन से सॉल्व हो जाएगा। तो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन, अगर EL इज ग्रेटर देन EC है तो ऊपर आ जाएगा EL माइनस EC। कई जगह पे V लिया जाता है, कई जगह पे E लिया जाता है, डज नॉट मेक एनी डिफरेंस। और ये ER, अब आपको ये बन गया है एक तरीके से पोटेंशियल का अब आप ग्राफ। अब इसका रिजल्टेंट जो होगा वो है आपका नेट ईएमएफ, वो रूट ऑफ ER² प्लस EL माइनस EC द होल स्क्वायर ऐसा करके निकाला जाता है। एज यू ऑल नो ये फॉर्मूला V के टर्म्स में लिखा गया है। ठीक है, तो ऐसे इन दोनों को निकाल के हमने ये डायग्राम बनाया है। आपको ये डायग्राम देख के शायद नया लग रहा होगा, नया नहीं है। ये देखो ध्यान से, अगर मैं EL माइनस EC को इधर ले लूं, EL माइनस EC, तो ध्यान से देखोगे क्या ये ट्राइंगल नहीं बन रहा है? नीचे रेजिस्टेंस का, ऊपर इंडक्टर माइनस कैपेसिटर का और इधर टोटल का। उसको ईएमएफ की जगह मैंने अभी रेजिस्टेंस के टर्म्स में लिया, रिएक्टेंस के टर्म्स में लिया। तो ये नीचे रेजिस्टेंस, ऊपर रेजिस्टेंसेस ऑफ इंडक्टर एंड कैपेसिटर सब्ट्रैक्शन में टोटल रेजिस्टेंस व्हिच इज इंपेडेंस। तो ये वही डायग्राम है जिसको इंपेडेंस ट्रायंगल बोलते हैं। ये करंट हो गया, ये आपने करंट तो यहां कहां लिया था? हॉरिजॉन्टली लिया था ना, फाइनल करंट तो यहां लिया था, यही आपका करंट था बाय डिफॉल्ट। और उस करंट के हिसाब से ये इसका नेट वोल्टेज जो था वो इधर आया। तो ये करंट है, ये नेट वोल्टेज है, तो ये आपका फाइनल फेजर डायग्राम इतना सिंपल बना। अल्टीमेटली अभी तक आपने जितने भी फेजर डायग्राम बनाए थे बेटा, उन फेजर डायग्राम में ईएमएफ और करंट जो है वो परपेंडिकुलर में थे, बस यहां पे वो परपेंडिकुलर नहीं बन रहे हैं, उतना ही डिफरेंस है। तो कुछ रैंडम एंगल बनेगा, वो एंगल की वैल्यू निकालने के लिए आप ये फॉर्मूला यूज करिए, tan phi is equal to XL minus XC upon R। ठीक है, अब आपको इसका यही जो ट्राइंगल है, यही जो आपका हमारे पास फेजर डायग्राम है, उसी तरीके का इंपीडेंस ट्राइंगल बनता है। नीचे होगा रेजिस्टेंस, यहां होगा XL minus XC, ये होगा नेट वाला Z। समझ में आ गया? लेकिन ये कब? जब मैंने एक इंपॉर्टेंट कंसीडरेशन लिया था कि इंडक्टर के अक्रॉस ईएमएफ ज्यादा है कैपेसिटर से, तो इंडक्टर का रिएक्टेंस ज्यादा है कैपेसिटर से, तब आप ऐसा लोगे। तो यानी आपका सर्किट इंडक्टिव है। समझ में आ गया? तो उस केस में करंट का फॉर्मूला हो गया I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी। करंट आपने सेम ही दिया, I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी। ईएमएफ जो यहाँ पे टोटली इंड्यूस हुआ उसकी वैल्यू होगी E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई। प्लस क्यों लोगे? क्योंकि प्लस लोगे तब करंट से ईएमएफ आगे होगा।
ईएमएफ के बीच में यहां प्लस होगा तो वो करंट से आगे होगा। और अगर हमने अभी कंसीडर किया कि एक्सएल ग्रेटर देन एक्ससी है, इंडक्टिव सर्किट है, तो इंडक्टिव सर्किट में कौन आगे होता है? ध्यान से देखो, ईएमएफ आगे होता है ना। इंडक्टिव सर्किट में ईएमएफ लीड करता है। भले यहां पे π/2 से लीड कर रहा था और यहां पे कुछ फाई एंगल से लीड कर रहा है, लेकिन लीड तो ईएमएफ ही करेगा यहां पे। समझ में आ गया? ईएमएफ आगे है करंट से, इसलिए +5 लिखना पड़ेगा। और अगर आपने कभी भी उल्टा कंसीडरेशन ले लिया कि भाई कैपेसिटर जो है वो ज्यादा है इंडक्टर से, कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज ग्रेटर देन इंडक्टिव रिएक्टेंस, तो यहां पे करंट तो सेम ही है। इंडक्टिव ईएमएफ जो होगा उसमें माइनस साइन रख लो, फाई के पहले माइनस साइन, यानी ईएमएफ लैग करेगा। ईएमएफ लैग करता है जब भी कैपेसिटिव सर्किट होता है। तो वही तो कह रहा है, करंट के कंपेयर में ईएमएफ पीछे है। कितने से? फाई एंगल से। वो फाई एंगल निकाला कैसे गया? XC - XL अपॉन R। जो पॉजिटिव, जो बड़ा वो आगे लिखो, जो छोटा वो पीछे लिखो। वही तो किया यहाँ पे, सेम फॉर्मूला है। ये भी फॉर्मूला सेम ही है। R², इसका आप देख लो, ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, उसका नेट निकालना है तो R² XL - XC द होल स्क्वायर। यहाँ पे XC - XL द होल स्क्वायर है और कुछ नहीं। आपको कैसे भी करके XL - XC, XC - XL पॉजिटिव में रख देना है और कभी टेंशन नहीं आएगा। ठीक है, याद रखिएगा, ईएमएफ की इक्वेशन में प्लस जब इंडक्टिव सर्किट है, ईएमएफ की इक्वेशन में माइनस जब कैपेसिटिव सर्किट है। अब दूसरी एक चीज, पावर फैक्टर। पावर फैक्टर जो होता है वो cos phi होता है, जो R/Z की वैल्यू से निकाला जाता है। पावर फैक्टर का काम क्या है? तो पावर फैक्टर से आप निकाल सकते हो कि जो पावर आपको डिलीवर किया जाए उसमें से कितना पावर आप यूज कर पाओगे। अगर पावर फैक्टर की वैल्यू 0.8 है, 0.8, cos थीटा की वैल्यू हमेशा 0 से 1 के बीच में होगी, तो अगर पावर फैक्टर वैल्यू 0.8 है तो आपको जो 100% मिलेगा उसका 0.8 यानी 80% ही आप यूज कर सकते हो अपने घर में, बाकी का 20% वेस्ट हो रहा है। समझ में गया? पावर फैक्टर वैल्यू 0.5 है तो आप 50% ही यूज कर पाओगे, बाकी का वेस्ट होगा। इसको हम और थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। ये रहा हमारा पावर फैक्टर के लिए। तो पावर फैक्टर में हमें दो चीजें पढ़नी है, एक है पावर फैक्टर, पावर का एक्चुअल एवरेज पावर जो है वो हो गया VRMS, यानी ERMS लिखना है तो ERMS, IRMS इंटू cos phi। ये जो cos phi है ना, वो पावर फैक्टर है जो आपको निकालना पड़ेगा R/Z करके। Z की वैल्यू निकालते हैं, अभी देखा आपने, √R² प्लस XL - XC द होल स्क्वायर। समझ में आ गया? अब अगर आपको कोई बोले कि वॉटफुल पावर यानी IRMS, वॉटफुल करंट IRMS इंटू cos phi, ये ले लीजिए। और आपको बोले कोई वॉटलेस करंट तो IRMS इंटू साइन phi। अब सोचो ना, करंट के दो कंपोनेंट है, साइन कंपोनेंट, कॉस कंपोनेंट। करंट है तो करंट का कॉस कंपोनेंट, साइन कंपोनेंट। साइन कंपोनेंट जो है वो वेस्ट है, क्योंकि वो हमारा करंट आएगा तो वो पूरा आएगा ना, फिर उसका कॉस कंपोनेंट और साइन कंपोनेंट दोनों आएगा, लेकिन साइन कंपोनेंट जो है वो यूज ही नहीं होने वाला, सिर्फ कॉस कंपोनेंट यूज होगा हमारे लिए। नहीं समझा? समझा कि नहीं समझा? फिर फ्रॉम द डायग्राम हम यहां पे क्लियरली समझ सकते हैं कि cos phi की वैल्यू R/Z लिखी हुई है। और मैं यहां पे आपको थोड़ा पहले पावर फैक्टर के बारे में और बताता हूं, फिर पावर पे लेके जाता हूं। पावर फैक्टर रेंज करता है 0 से 1 के बीच में। पावर फैक्टर आपको बताता है रियल पावर अपॉन अपरेंट पावर, यानी कि अगर मैं बोलूं तो ये फॉर्मूला जो है ये रियल पावर है, उसमें ये वैल्यू अपरेंट पावर है। ये रियल है और ये अपरेंट है और ये cos phi। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? तो आप देखोगे cos phi इज रियल पावर अपॉन अपरेंट पावर, वही तो फैक्टर बोल रहा है वो, और कुछ नया थोड़ी बोल रहा है। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? कम ऑन एवरीवन, समझा क्या भाई? तो ये पावर फैक्टर का पूरा लॉजिक हुआ। अब पावर इन एसी सर्किट, मैंने आपको क्या बोला कि रियल पावर इज इक्वल टू अपरेंट पावर। अपरेंट पावर यानी विच कम्स टू बी अपीयरिंग। आपके घर पे 200 वॉट आ रहा है, वो आपको दिख रहा है 200 वॉट, यूज कितना कर पाओगे वो है रियल पावर, इनटू पावर फैक्टर होता है। तो डिपेंड करता है पावर फैक्टर के भी ऊपर कि आप कितना यूज कर पाओगे। इसलिए पुराने जो एसी और पुराने फ्रिज और ये सब घर में होता है, बिल ज्यादा आता है क्योंकि पावर फैक्टर छोटा हो जाता है। पावर फैक्टर अगर आपका 80% से अगर हो गया, मतलब 0.8 से हो गया 0.6,
तो आप अभी 100 वॉट में से सिर्फ 60 वॉट यूज कर पा रहे हो। अगर नए नए डिवाइसेस है तो 100 वॉट में से आप 90 वॉट यूज कर पा रहे हो, तो बिल आपने ज्यादा यूज किया, बिल कम आया। बाद में आप कम भी यूज कर रहे हो, फिर भी बिल ज्यादा हो रहा है। ये इसीलिए होता है, ठीक है। बाकी यहां पे आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि अगर मैं प्योर एल सर्किट लू, प्योर सी सर्किट लू या एलसी सर्किट लू, इन तीनों केस में रेजिस्टेंस नहीं है, तो इनका cos फाइव पावर फैक्टर का वैल्यू जो है 0 होता है। तो तब पावर फैक्टर 0 हो गया तो रियल पावर कंज्यूम्ड ही 0 है, मतलब वो एक्चुअल में कोई रियल पावर कंज्यूम नहीं करते। ये नीट में पूछा गया सवाल है, ऐसा थियोरेटिकली पूछ लेते हैं, तो याद रखिएगा। तब आपने कोई पावर एक्चुअली में कंज्यूम किया नहीं, मतलब प्रैक्टिकली वो एग्जिस्ट ही नहीं करते सर्किट। समझ में आ गया। और अगर प्योर रेजिस्टिव सर्किट है, प्योर रेजिस्टिव सर्किट, तो cos फाइव की वैल्यू क्या होती है? प्योर रेजिस्टिव सर्किट में cos फाइव की वैल्यू 1 होती है। आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताई थी। तो 1 करोगे तो आपका अगर पूरे घर में इंडक्टर कैपेसिटर है ही नहीं, तो आप 100 वॉट आएगा तो 100 का 100 वॉट यूज कर पाओगे, क्योंकि cos फाइव 1 है, पावर फैक्टर 1 है, तो अपरेंट पावर और रियल पावर 1 हो जाता है। समझ में आ गया कि नहीं? ये प्योरली इंडक्टिव कैपेसिटर के लिए। बाकी एलसीआर सर्किट्स में आपको पता है, यहां पे मैंने सारा आपको एक्सप्लेन कर दिया कि अलग अलग केसेस में अलग अलग बनते हैं, ठीक है। फिर एक रेजोनेंस वाला केस है, रेजोनेंस के लिए मैं आपको अभी यहां पे बता देता हूं। चलो, रेजोनेंस होगा, अगर रेजोनेंस होगा तो सिर्फ रेजिस्टिव पार्ट बचेगा, क्योंकि इंडक्टर और कैपेसिटर एक दूसरे के रिएक्टेंस को कम कर डालते हैं, कैंसिल कर डालते हैं, तो बचेगा क्या? सिर्फ रेजिस्टेंस। तो एक्सएल माइनस एक्स से 0 हो जाएगा, तो cos पाई जो है वो 0 उनका हो जाएगा, लेकिन रेजिस्टर का जो है वो cos पाई बचेगा। तो जो रेजिस्टिव वाले केस में होता है वही रेजोनेंस वाले केस में होता है, भले वहां पे इंडक्टर कैपेसिटर एग्जिस्ट करे। समझ में आया? वॉटलेस करंट, वॉटलेस करंट क्या होता है? आईआरएमएस साइन फाई, आपको साइन फाई रख देना है आईआरएमएस की वैल्यू में मल्टीप्लाई करके, तो ये वॉटलेस करंट है। ये वो करंट है जो कभी भी पावर, एक्चुअल पावर में कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। समझ में आ गया? ये प्योर इंडक्टर और प्योर कैपेसिटर्स में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। अब आपको यहां पे पावर फैक्टर और वॉटलेस करंट के बीच में डिफरेंस भी दे दिया है। ये रेशियो है रियल पावर टू द अपरेंट पावर, मतलब आप कितना एक्चुअल पावर यूज कर रहे हो डिवाइडेड बाय दी कितना एक्चुअल में आपको मिला था। और ये करंट कंपोनेंट है यूजिंग 0 पावर, मतलब वो ऐसा करंट है जो आपका एक्चुअल पावर कंज्यूम कर ही नहीं पा रहा है। 0 से 1 के बीच में इसकी वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू आईआरएमएस साइन फाई होती है। इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 हो तो बेस्ट एफिशिएंसी है आपकी, मतलब जितना आपको करंट मिल रहा है पूरा आप यूज कर रहे हो, लेकिन ऐसा रियल में होता भी नहीं है। और यहाँ पे 0 अगर ये हो आई साइन फाई, तो आप देख लो यहाँ पे आपका वेस्टेज ही नहीं हुआ। और ये 1 कब होता है? जब फाई कॉस फाई की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है, तब ये 1 होता है। और यहाँ पे साइन फाई की वैल्यू 0 होती है, तब ये 0 होता है ना। और ये cos फाई की वैल्यू 1 90 डिग्री पे होती है, साइन फाई की वैल्यू 0 वो क्या होती है? 90 डिग्री, नहीं सॉरी, 0 डिग्री पे साइन फाई की वैल्यू 0 होती है, और 0 डिग्री पे cos फाई की वैल्यू 1 होती है। मतलब सेम ही एंगल पे वो दोनों काम कर रहा है और कुछ नहीं। प्योर एलसी में ये 0 होता है और ये टोटल करंट के इक्वल होता है, ठीक है। अब आपको रेजोनेंस की बात बता दी। रेजोनेंस के लिए रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होती है 1/2 पाई रूट ऑफ एलसी, मतलब एक्चुअली इसका ऐसा भी लिख सकते हैं 1/√2 पाई, 2 पाई रूट ऑफ एलसी, सब कुछ डिनोमिनेटर में, ठीक है। और इस केस में मोस्टली हमारे पास सीरीज रेजोनेंस ही रहेगा। सीरीज रेजोनेंस के केस में आपको याद रखना है कि एक्सएल बिकम्स इक्वल टू एक्सी, ये है कंडीशन फॉर रेजोनेंस। और उस केस में अगर मुझे ग्राफ बनाना है करंट का वर्सेस फ्रीक्वेंसी का, या फिर इंपीडेंस का वर्सेस फ्रीक्वेंसी का, ये चेक करना पड़ता है कौन सा ग्राफ है। इंपीडेंस का ग्राफ बनाऊंगा अगर मैं फ्रीक्वेंसी के साथ में, तो वो ग्राफ ऐसा रहेगा। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे मिनिमम इंपीडेंस होता है और उस केस में मैक्सिमम करंट होता है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे। दोनों ग्राफ आपको पता होने चाहिए। और ये इसका मतलब जब रेजोनेंस होगा तो मैक्सिमम करंट अलाउ करेगा और मिनिमम रेजिस्टेंस करके देगा। उस रेजिस्टेंस की मतलब इंपीडेंस मिनिमम करके देगा और Z की वैल्यू R के इक्वल हो जाएगी। समझ में आ गया? जब वो रेजोनेंस करा, मतलब ये एक्सेप्टर सर्किट है। जब रेजोनेंस करेगा पूरा करंट फ्लो करेगा। हमारा जो रेडियो ट्यूनिंग होता है ना, उसमें ये एलसी ऑसिलेशन होता है। एक्चुअल आ रही है फ्रीक्वेंसी, उससे हमारे सर्किट की फ्रीक्वेंसी मैच की जाती है। जब वो फ्रीक्वेंसी मैच हो गई, मैक्सिमम करंट फ्लो किया, प्रॉपर आपको सारी चीजें सुनाई देती है। तो वही चिट्ठी आती है, वही इधर ही होता है सब कुछ, और कुछ नहीं, ठीक है। बाकी आपको मैक्सिमम पावर के ये सारे फॉर्मूले यहाँ पे दिए हैं, मैक्सिमम करंट इन द रेजोनेंस। बाकी लेट्स कम टू द ट्रांसफार्मर गाइस। ट्रांसफार्मर, व्हाट आर ट्रांसफार्मर ब्रो? ट्रांसफार्मर्स जो होते हैं वो ऐसे डिवाइस हैं जिससे हम हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज या लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज ये कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है।
ये क्यों करना पड़ता है? क्योंकि हम सबके घर में हर एक डिवाइस यूज करने के लिए अलग अलग पावर सप्लाई की लाइन बनाएंगे, तो भाई 1000 पावर सप्लाई की लाइन आपके घर तक आ रहेगी, क्योंकि आप 1000 अलग अलग टाइप के डिवाइसेस यूज करते हो। हर किसी को पूछा जाएगा तुम कितने डिवाइस यूज करते हो, उसके अकॉर्डिंग मैं तुम्हें लाइन भेजता हूँ, उतना लंबा वायर तुम्हारे घर भेजना पड़ेगा हर एक चीज के लिए। ये नहीं पॉसिबल है। तो हमारे घर पे 220 वोल्ट का पावर सप्लाई भेज दिया, फिर वो 220 वोल्ट में से आपको 1000 वोल्ट वाला अगर लेट्स से एयर कंडीशनर यूज करना है, तो आप 220 वोल्ट से 1000 वोल्ट खुद ही कन्वर्ट कर लो ट्रांसफॉर्मर की मदद से और यूज कर लो। आपको 220 वोल्ट से 5 वोल्ट का बैटरी वाला फोन चार्ज करना है, तो आप खुद ही कन्वर्ट कर लो, चार्जर के डब्बे में ट्रांसफॉर्मर रख लो खाली। तो एवरी डिवाइस जो 220 वोल्ट से अलग वोल्ट पे ऑपरेट करेगा, उसके लिए बीच में ट्रांसफॉर्मर डिवाइस ला दो। ट्रांसफॉर्मर तो आपको लाने पड़ेगा, उसमें एक रेक्टिफायर भी डाल देना, तो आपको वो ऑल्टरनेटिंग सप्लाई आपके घर तक पहुंचा, लेकिन आपने यूज डीसी भी कर लिया, तो ये हो जाता है। ठीक है, अगर आप प्राइमरी, दो कॉइल होती है, म्यूचुअल इंडक्टेंस के फंडा पे काम करता है। अगर आप लो वोल्टेज, यहां पे अगर प्राइमरी कॉइल जो है उसके उससे उसमें अगर कम नंबर ऑफ टर्न्स है और सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है, तो यानी कि आपने स्टेप अप कर लिया, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर बोलते हैं उसको, आपने वोल्टेज बढ़ा लिया। 220 1000 वाला केस ये है। और अगर आपने हाई वोल्टेज, मतलब ये मैंने लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज करने के लिए ये किया, अगर मुझे लो हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज करना है, तो अल्टीमेटली मुझे नंबर ऑफ टर्न्स जो पहले है प्राइमरी में उसके कंपेयर में नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी में कम रख लेनी है। नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी इज लेस देन दी नंबर ऑफ, हाँ, इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी। समझ में आ गया? इससे कन्वर्ट हो जाता है। मैं 120 को 220 बना सकता हूँ या 220 को 110 बना सकता हूँ, इट्स द सेम थिंग बेटा। उसके लिए टर्न्स रेशियो थोड़ा बहुत याद रख लेना। आइडियल ट्रांसफार्मर में इनपुट पावर एंड आउटपुट पावर सेम होता है, मतलब एफिशिएंसी 0 मान के चलते हैं। उस केस में आपको ये फॉर्मूला मिलेगा, करंट इन I2 अपॉन I1, I2 अपॉन I1 इज इक्वल टू N1 अपॉन N2। करंट का रेशियो जो है अपोजिट होता है। इसी में आप नंबर ऑफ टर्न्स का रेशियो भी डाल सकते हो, मतलब इसी में आप वोल्टेज का रेशियो भी डाल सकते हो। मैं टोटल बता दूं, N1 अपॉन N2 इज इक्वल टू V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू I1 अपॉन I2, अरे सॉरी I2 अपॉन I1। ये पूरा आप यूज कर लो जब आइडियल ट्रांसफॉर्मर है। अगर आइडियल ना हो तो ऐसे एफिशिएंसी निकाली जा सकती है। आइडियल ना हो तो लॉसेस होते हैं, ऑब्वियसली। वो लॉसेस कैसे होते हैं? इस तरीके के लॉसेस होते हैं। सबसे पहला फ्लक्स लॉस। अगर दो ट्रांसफॉर्मर देखोगे तो म्यूचुअल इंडक्टेंस में इसका इन दो, इसके वजह से इसमें आप एसी सप्लाई दोगे, यहां एसी का जो भी चेंजिंग फ्लक्स होगा वो 100% ये यूटिलाइज कर पाएगा कि नहीं, उसकी गारंटी नहीं। उसके लिए हम ऑब्वियसली आयरन कोर और ये सब यूज करते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत फ्लक्स लीक हो जाता है। वो फ्लक्स लीकेज जो है उसकी वजह से लॉस होगा। रेजिस्टेंस ऑफ वाइंडिंग, वाइंडिंग जो है वो प्योर सुपर कंडक्टर तो है नहीं, उसका रेजिस्टेंस होगा। एडिस करंट, क्या अगर हमने यहाँ पे ये जो प्लेट्स यूज करी ना, वो प्लेट्स को आप देखोगे तो मेटल है, मेटल के अंदर ना ऐसे रोटेटिंग, मतलब रिवॉल्विंग करंट्स के लूप बन जाते कई सारे। क्यों? क्योंकि यहां चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है, और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर कोई भी चार्ज, अगर ये चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है, लेट्स से मैग्नेटिक फील्ड तो है ना, उसमें कोई भी चार्ज होगा ना, उसको सर्कुलर मोशन मिल जाता है। आपने पहले इसके पहले वाले चैप्टर में पढ़ा है मूविंग चार्जेस इन मैग्नेटिज्म में, सर्कुलर मोशन ऑफ अ चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। वो अगर ऐसे इलेक्ट्रॉन्स यहां घूमने लगे तो इसी मेटल के अंदर बहुत सारे एडीज जनरेट हो जाएंगे। जो ये करंट किसके काम का है? वैसा करंट जहां पे इलेक्ट्रॉन मेटल के अंदर, कंडक्टर के अंदर उधर ही उधर घूम रहा है, वो तो हीट प्रोड्यूस कर रहा है, एक्चुअल में आगे जा भी नहीं रहा है। तो ये हीट अप कर देता है हमारे डिवाइस को, इसीलिए चार्जर के डब्बे कई बार हीट हो जाते हैं, और वो यही रीजन है। अब इसको कम करने के लिए हमने क्या किया, पूरा एज इट इज, इतना थिक मेटल प्लेट मत यूज करो, थिन मेटल प्लेट्स मल्टीपल यूज करो, साथ में लिंक कर दो, तो क्या बीच बीच में एरिया टूट जाएगा, तो छोटे छोटे एडीज जनरेट होंगे, लेकिन होंगे। तो ये एडी करंट लॉस बोलते हैं उसको। हिस्टेरेसिस, यानी जब आप एक ही चार्जर को 2 साल तक कंटिन्यूअसली यूज करते रहोगे, तो वो चार्जर अपनी आउटपुट एफिशिएंसी उतनी नहीं रख पाएगा, एनर्जी लॉस कर देगा। वो हो गया हिस्टेरेसिस। सेम अमाउंट ऑफ पहले जैसा काम करता वैसा नहीं कर सकता। I hope कि आपको समझा। It takes hell lot of energy to explain entire chapter the way quick you need it. English खत्म हो गया अभी। चलो, any which ways, thank you everyone, love you all, bye bye, see you, take care, bye.